नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और बाजार में हम देख रहे हैं कि कल की तेजी को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। हालांकि निफ्टी में जो तेजी है बहुत ही हल्की सी है। 12-13 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा, 24,600 के ऊपर टिकने की कोशिश है। लेकिन निफ्टी बैंक कल थोड़ा लगाड़ था, आज वहां पर एक कैचअप हम कह सकते हैं कोशिश हो रही है और करीब 150 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। प्रतिशत के लिहाज से 0.25% ऊपर है। बाजार की नजर कल होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर है। यह बैठक अलास्का में हो रही है और ये हिस्टोरिक मीट है क्योंकि टैरिफ को लेकर तनाव है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ट्रंप बार बार पहले भी कहते रहे हैं कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उसके चलते हमने देखा कि भारत के साथ भी अमेरिका के रिश्तों में तलखी आई क्योंकि भारत रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट भी करता है, सस्ते दामों पर करता रहा है। बाजार थोड़े वेट एंड वॉच के मूड में तो हैं, लेकिन आपकी नजर कौन से सेक्टर्स पर होना चाहिए, कौन से शेयर पर होना चाहिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी रणनीति इस वक्त क्या होनी चाहिए? क्या आपको निवेशित रहना चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर एलोकेशन और बढ़ा देने की जरूरत है? ये तमाम प्रश्न हैं और इसके जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं खास मेहमान, एक्सिस म्यूचुअल फंड के CIO आशीष गुप्ता। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है सर आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आशीष जी कि जुलाई के जो एसआईपी के जो नंबर्स आए, जी नमस्कार, जुलाई के एसआईपी के जो नंबर्स आए 28,000 करोड़ रुपए से हमने ज्यादा के एसआईपी देखी, तो उससे ये तो पता चल गया कि टैरिफ को लेकर जो घरेलू जो निवेशक हैं उनके मन में कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा म्यूचुअल फंड में? और दूसरी चीज, क्या इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी से, डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन से आपको लगता है कि लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा शिफ्ट होते हुए आगे भी दिखाई देंगे? तो अभिषेक जी, ये तो हमने ट्रेंड पिछले 4 साल से लगातार देखा है कि निवेशक म्यूचुअल फंड को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली प्रेफर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत मार्केट को कंफर्ट देता है, पूरा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को एक संभाल लेता है कि मार्केट में ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। म्यूचुअल फंड में लमसम में भी पैसा आता है, बट जो एसआईपी का पैसा आता है और जिस कंसिस्टेंटली आता है, आई थिंक वो मार्केट को एक स्थिरता देता है जो हमने पहले नहीं देखी। अगर आप 2013-14 के टाइम में जाएं, जब एफआईआईज ने मार्केट में 2 महीने में तकरीबन $2 बिलियन की सेलिंग करी थी, तो उस टाइम 2 महीने में मार्केट तकरीबन 20% गिर गया था। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें, जब भी एफआईआई की सेलिंग आई है, मार्केट में उस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं आई है। हमने इस साल भी 2 बार देखा है कि कुछ महीनों में एफआईआई की काफी सेलिंग हुई है, बट मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो आई थिंक ये बहुत कंफर्टिंग चीज है, मार्केट में एक स्थिरता आ गई है क्योंकि डोमेस्टिक निवेशक अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष सर, शरद हियर। आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस में भी जो है हम देखें कि अच्छे जो है मूवमेंट्स आ रहे थे, और जो फ्लोज है वो एम्फी की डेटा मैंने चेक की तो लगातार 2 स्ट्रेट मंथ से जो एक अच्छी अपमूव्स देखने मिले, यानी कि म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्टिव हैं। इसी सेक्टर में जो है डोमेस्टिक फेसिंग की ही बात कर लेते हैं। अभी कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है? ये मिड कैप स्मॉल कैप का भी हो सकता है या लार्ज कैप का, लेकिन सेक्टर्स कौन से अट्रैक्टिव लग रहे हैं आशीष जी, बताएं। तो शरद जी, अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर से देखें, जैसा कि हम सब लोग वाकिफ हैं कि टोटल अर्निंग में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। इस क्वार्टर की अर्निंग्स भी तकरीबन 7-8% से ही ग्रो हुई हैं। बट अगर मिड और स्मॉल कैप में देखें तो वहां पे ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली लार्ज कैप के सामने बहुत बेटर आ रही है। अगर हम इस क्वार्टर को भी देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तकरीबन
16 से 17% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है, जबकि लार्ज कैप में अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 4 से 8% है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कंपनी या जो मिड और स्मॉल कैप में है, अ, कई कंपनियां ऐसी हैं, कई सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी इस एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से बहुत बेटर ग्रो कर रहे हैं। अगर कुछ सेक्टर जो हम देख रहे हैं उनकी बात करें, तो अगर आप कंज्यूमर सेक्टर में देखें, अगर रिटेलिंग देखें, होटल, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वहां पे ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छी आ रही है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखें, तो फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसीज, कई एनबीएफसीज अब बहुत बेटर कर रही हैं और उनके ग्रोथ रेट बैंक से ज्यादा हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर देखें, पावर सेक्टर देखें, रिन्यूएबल कैपेक्स, जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पे ग्रोथ बेटर आ रही है। और ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में ये ग्रोथ और इम्प्रूव होगी। ठीक है, सेकेंड हाफ में ग्रोथ इंप्रूव होने की उम्मीद है। आशीष जी, अब तो जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री हो गई है म्यूचुअल फंड स्पेस में, थोड़ा सा माहौल और गर्म होगा। हमने देखा है कि एनएफओ में काफ़ी पैसे भी आए हैं। आप ज़रा ये बताइए कि अब तो कई इंटरेस्टिंग थीम्स बाजार में चलती हैं। वो ज़माने बीत गए 10 साल पहले जब 4-5 कैटेगरी मोटा मोटी हुआ करती थी, अब तो ना जाने कितनी थीम्स चलती हैं। तो यहाँ से अगर किसी को मान लीजिए एक डेकेड का अगर व्यू लेके चलना हो, तो आपके हिसाब से विद इन म्यूचुअल फंड्स क्या डिप्लॉयमेंट होना चाहिए? अगर कोई नया निवेशक हो तो थीम वाइज या फंड वाइज कैसे डिप्लॉय करें अपने पैसे वो? आई थिंक अगर किसी निवेशक का कई साल का व्यू है, तो थीम की बजाय आपको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी में देखना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में फंड मैनेजर आपको जो रेलिवेंट थीम है, जो रेलिवेंट मार्केट कैप में बेटर ग्रोथ है, बेटर वैल्यूएशन है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बन सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आई थिंक डाइवर्सिफाइड फंड अक्रॉस मार्केट कैप फंड लाइक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से बेटर है। अगर किसी निवेशक का सिर्फ 1-2 साल का व्यू है, तो थीमेटिक फंड ज्यादा सूट करते हैं उनको, कि अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो थीमेटिक फंड उसमें उनको हेल्प करेंगे। बट अगर आपका व्यू 5, 7, 10 साल का है, क्योंकि हर सेक्टर अपनी साइकिल से गुजरेगा इस टाइम फ्रेम में, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड फंड देखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बस एक फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा, अभिषेक जो पूछ रहे थे कि मल्टी एसेट थ्योरी कितना काम आ सकता है, क्योंकि देखिए अलग अलग एसेट क्लासेस में तो अच्छी अपमूव आ रही है, गोल्ड में देखा, सिल्वर में देखा। तो आशीष जी, अगर मल्टी एसेट अप्रोच रखना हो इन्वेस्टर्स को अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, कौन से इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स रह सकते हैं या थॉट प्रोसेस रह सकता है? आई थिंक मल्टी एसेट में आई थिंक जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, आई थिंक वो निवेशक के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर मार्केट के रिस्क के मुताबिक, मार्केट के रुझान के मुताबिक इक्विटी का एक्सपोजर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर फिक्स्ड एक्सपोजर वाले प्रोडक्ट की बात करें, वो तो इन्वेस्टर के पास वैसे भी ऑप्शन होता है कि वो अपने पैसों को कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। बट जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, उसमें इन्वेस्टर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मार्केट के रुझान के हिसाब से जो पोर्टफोलियो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। आशीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें तो कई सारी हमने देखा कि नई नई चीज़ें बाजार में आई और उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई। ऐसा लगा कि नहीं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके बाजार में आपको पैसे वहाँ डालने चाहिए। ईवी को लेकर काफ़ी बातचीत हुई, प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स आए,
सास पास ये सारी कंपनीज की चर्चा हुई है, लेकिन बहुत जगहों पर निवेशकों ने बहुत पैसे गंवाए भी हैं, पैसे उतने बने नहीं। आप ज़रा बताएंगे कि फिलहाल आपको फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कहाँ पर आपको लगता है कि मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में? तो अभिषेक जी, एक्चुअली पिछले 3-4 साल में ये जो टेक ड्रिवन बिजनेसेस हैं और न्यू एज बिजनेसेस हैं, इनमें मैच्योरिटी आने लगी है और मार्केट भी, इन्वेस्टर भी इनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए हैं। क्योंकि अगर अब हम बिजनेसेस देखें, तकरीबन हर कैटेगरी में ऐसे 2-3 प्लेयर उभर के आए हैं जो मार्केट शेयर को डोमिनेट कर पाए हैं। पहले 4 साल पहले मल्टीपल प्लेयर्स थे। आपको ये चूज करना काफी मुश्किल था कि इन प्लेयर्स में से कौन से सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अभी चाहे फाइनेंस सेक्टर देखें, इंश्योरेंस सेक्टर देखें, कंज्यूमर टेक देखें, क्विक कॉमर्स देखें, तो क्लियरली यू कैन आइडेंटिफाई कंपनी जो इसमें अब डोमिनेट कर रही हैं। उनके मार्केट शेयर यहाँ पे हाई हैं और हाई मार्केट शेयर के बावजूद भी उनकी ग्रोथ बाकी कंपनियों से बेटर आ रही है। तो आई थिंक अब ये विनर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आप ट्रैवल सेक्टर भी देखें, जो ट्रैवल बुकिंग सेक्टर होता है, तो उसमें अब ये बहुत क्लैरिटी आ रही है कि कौन सी कंपनियां इनमें से सक्सेसफुल होंगी एंड कंसिस्टेंटली इनकी ग्रोथ ट्रेडिशनल कंपनी से बेटर आ रही है। अगले 6 महीने में काफी नए एज कंपनियों के आईपीओ भी आएंगे, बट उसमें से निवेशकों को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां हैव ऑलरेडी emerged as winner, because tech businesses में advantage for the large player keeps on increasing because उनको ज्यादा डेटा मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्रूव होती हैं और उन्हीं के मार्जिन एक्सपेंशन आती है। तो अगले 6 महीने में काफी न्यू एज कंपनियां लिस्ट होंगी मार्केट में और ये अपॉर्चुनिटीज अगले कुछ सालों में और बड़ी होंगी। ठीक है, अच्छा है सर, उम्मीद करके चलेंगे कि लोगों के पैसे बने और अच्छे बिजनेस आए और वो सस्टेन भी करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। फिर से मुलाकात होगी जल्दी ही। और चलिए, इस शो को तो यहाँ पर समाप्त करेंगे।